भारत से आए हुए हमारे मेहमान, आर्य सभा के प्रधान, मंत्री सदस्यगण, माता बहनों, भाइयों और बच्चों, प्रोफेसर राम प्रकाश जी के बात करना तो नामुमकिन है। उनको उनके सामने बच्चे हैं, क्योंकि उतने बड़े विराट पुरुष के बाद कुछ कहना तो सूर्य को रोशनी दिखाना होगा। फिर भी दो चार शब्द तो कहना मुझे आवश्यक पड़ेगा। आर्य समाज का योगदान हमारे देश में जो स्वर्ण शब्दों में लिखा जाएगा, वैदिक धर्म के प्रचारक के मार्गदर्शक का आगमन भारत में उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म का सर्वनाश हो चुका था। भारतीय लोग अपने अस्तित्व को खो चुके थे। पुरानी भारतीय यश गौरव प्रथा नष्ट हो चुका था। शताब्दियों के धूल और कीचड़ में सब कुछ लुप्त हो चुका था। हानिकारक आचरण, विवेक रहित विश्वास समाज को खोखला कर चुका था। ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। ऊंच नीच की भावना ने हिंदू समाज को बर्बाद कर चुका था। जो प्रशिक्षित लोग थे, पढ़े हुए लोग थे, धर्म से घृणा करने लगे थे। और भारत वही जो संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाता था, निकम्मा बन चुका था। और मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने कविता में कहा है कहीं पे कि जो थे कवि गुरु उनमें शिष्य की भी योग्यता नहीं थी। ये भारत की परिस्थिति थी। और मैं हमेशा एक कोटेशन सुनाई और अपना शेर का खून संसार किया। ये स्वामी दयानंद जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत की ये गान रहा कि हमें कम से कम उनमें हम एक उग्र धार्मिक और राजनीतिक नेता प्राप्त किया, जो सांप्रदायिक अपने पिताजी के खुद सांप्रदायिक बातों को ठुकरा दिया, उनके धार्मिक विश्वास को हटा दिया और उन्होंने चिल्लाया और कहा कि संसार जो है अंधविश्वास और अन्याय के जंजीर से बंधा हुआ है, उसको तोड़ना मेरा काम है और लोगों को मुक्ति दिलाना उनका काम है। यही काम करने के लिए वे आए। और जैसे प्रोफेसर राम प्रकाश जी कहते हैं कि 150 साल पहले कौन व्यक्ति सोच सकता था ऐसे क्रांतिकारी बातों को। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया, उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, पाश्चात्य सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं था, पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षित थे, योगी थे और विद्वान थे, कट्टर नैतिक और राजनीतिक योद्धा थे, सत्य के लिए लड़ने वाला विराटपूर्ण सिपाही था और घोषणा करता था कि अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करेगा, वाणी से, विचार से और कर्म से। महायोगी होते हुए उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसका शारीरिक शक्ति तो विशाल था। अपने अनंत शक्ति और अनंत भक्ति से भारत का निर्माण करना चाहा। वेद, व्याकरण, धर्म के साहित्य के प्रखंड विद्वान थे, जिनका तुलना शंकरा से और रामानुजा से किया जाता था। सन्यासी तो था, लेकिन सन्यासी से ज्यादा कर्मवीर कहलाया और भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का नींव उन्होंने तैयार किया। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने से बहुत पहले, मैं इतिहास की बातें करता हूं कि कांग्रेस के बहुत साल आने से पहले वे स्वदेशीय कार्यक्रम, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक उन्नति पर जोर डाला करता था और राष्ट्रीयता का प्रचंड समर्थक रहा। आर्य समाज एक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आंदोलन शुरू किया और भारत के प्रताप, यश, गौरव के साथ जुड़ा रहा। पश्चिमी सभ्यता को ठुकराया गया और भारतीय राष्ट्रीयता को उन्होंने स्वदेशीय झुकाव दिया। आर्य समाज एक मनोवैज्ञानिक भूकंप, क्रांति पैदा किया, एक मानसिक भूकंप पैदा किया। एक ऐसा संस्था नहीं भारत में जो आर्य समाज के कार्यों से प्रभावित न हुआ हो। चारों तरफ उस समय स्वामी जी की बातें फैलने लगी और बाद में जब भारत के क्रांतिकारी ने वही सड़क पर उतर गए, ये फांसी के फंदे पर झूलने वाले लोग
प्राणों को हथेली पर रख कर चलने वाले लोग भी आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित हुए, जो भी हमने राम प्रकाश बिस्मिल जी के बारे में सुना। और साथ ही साथ एक नया नारा भारत में शुरू हुआ, भारत भारतीयों का है, और ये पाखंडियों के पंजों से मुक्त था, भव्य सपना देखता था और सपने को साकार होते हुए भी वे दिखता था। अभी प्रोफेसर राम प्रकाश जी बता रहे थे कि शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को शिक्षित करना है, लेकिन उससे ज्यादा स्वामी जी वेद के बारे में कहता था, क्योंकि वेद लोग भूल चुके थे। और वेद को उन्होंने कहा बाक टू द वेदास, वेद की ओर चलो, वेद ही हमारे जाति का संविधान है, हमारा संविधान है, सब कुछ वेद है। उसको अपौरुषेय कहा, उसको इनफॉलिबल कहा, अभ्रान की उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ अंग्रेजी में वेद की पुस्तकें को पढ़ता हूँ तो एक बात मुझे हमेशा याद आता है, एक फ्रेंच फिलोसोफर का, जॉन एमी, वे लिखते हैं, वे कहते हैं, so long as man continues to take interest in the history of his race, and as long as we record in libraries and museums the relics of past ages, the first place in that long row of books which contain the record of Aryan branch of mankind will go forever to the Rig Veda. वे कहते हैं कि जब तक मानव अपने जाति के इतिहास में दिलचस्पी लेगा और जब तक हम पुस्तकालय और कौतुक भंडारों में पुराने जमाने की चीज रखेंगे, उन लंबी पुस्तकों की ढेर में पहला स्थान ऋग्वेद को जाता है, जो आर्य जाति का यादगार है। और वे खुद लिखते हैं और कहते हैं कि precious and durable materials were used by the most ancient people to immortalize their achievements. Not so with the Aryans. They made use of the most volatile and insubstantial element of all the spoken word, and out of it created a monument which 50 centuries later stands untouched by time. For the pyramids were eroded by the desert wind, the marbles broken by earthquakes, and the gold stolen by robbers, but the Vedas remain recited till today by a chain of generations. कहता है कि प्राचीन जमाने के लोग, पुराने जमाने के लोग अपने काम को अमर करने के लिए स्थायी या मूल्यवान पदार्थों का उपयोग करते थे। आर्यों ने ऐसा नहीं किया, उन लोगों ने शब्दों का प्रयोग किया और शब्द के द्वारा इतना बड़ा स्मारक का निर्माण किया जो 50 शताब्दी के बाद भी समय ने कुछ नहीं बिगाड़ा। रेगिस्तान की हवा ने पिरामिड्स को ढहला दिया, संगमरमर के भवन टूट गए भूकंप में, और सोने के जो भवन है चोरों ने लूट ली, लेकिन वेद क्यों का क्यों रह गया। गुरु और शिष्य का परंपरा अभी भी चल रही है। तो ये है, इसीलिए जब स्वामी जी ने वेद की बातें किया तो इसका मतलब है जो इटर्नल है, जो सनातन है, उसको स्वामी जी ने आगे लाने की कोशिश की। और इसीलिए कहते हैं कि ये तो मानव जाति का संविधान है, उसी पर हमें टिके रहना चाहिए। सात्विक रूप से हमें प्रबल होना है, धार्मिक रूप से हमें स्वच्छ होना है और सामाजिक रूप से हमें सरल बनना है। इस तरह से हमें जिंदगी जीवन को जीना है। हमारे देश के इतिहास में हमारी सभा के प्रति ऋणी है, कर्जदार है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अगर आर्य समाज नहीं होता तो शायद वे आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि आर्य समाज के कारण ही उनकी माँ को शिक्षा मिली थी। वो हमेशा ये बात कहता रहता है और ये सही बात है कि धार्मिक के अलावा सामाजिक की ओर जो आर्य सभा ने किया। डॉक्टर भरद्वाज जी ने, भारत से डॉक्टर भरद्वाज जी आए थे, स्वामी स्वतंत्रानंद जी आए, मेहता जयमिनी जी आए थे और पंडित आत्माराम जी, ऐसे बड़े बड़े विभूति भारत से हमारे देश में आए आर्य समाज के प्रसार के लिए। 1911 से 1914 तक डॉक्टर भरद्वाज जी ने हिंदी का प्रचार किया। 1918 में आंग्लो वैदिक स्कूल, पहला हिंदी पाठशाला भाकुआ में उसका नींव लगाया गया। 1935 में 35 हिंदी पाठशालाएं हमारे देश में थी। 1940 में 200 शाखाएं का निर्माण हुआ और उस समय संविधान बदलने की बात चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात चल रही थी। उस समय वही लोग मतदान देते थे जो अपना नाम लिख सकते थे, जो पढ़े लिखे थे। तो बात हुई और 1941 के लगभग 46 में 11,700 के करीब मतदाता थे हमारे देश में।
जब संविधान बदलने की जब बात चली तो कहा गया कि जो लोग अपना नाम साइन कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, वही मतदान दे सकते हैं। तो उस समय आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा कि गांवों में जाकर लोगों को सिखाया गया कैसे अपने नाम को साइन करना है, कैसे हस्ताक्षर करना है। और स्वर्गीय वासुदेव विश्वविद्याल जी को हम इस अवसर पर भूल नहीं सकते हैं, उनका कितना बड़ा योगदान रहा उस समय। और 1948 में 71,500 मतदाता हो गए और जब चुनाव हुआ तो 19 उत्तीर्ण हुआ और 19 में 11 भारत के लोग थे, हमारे लोग थे। तो इसका मतलब है ये राजनीतिक क्षेत्र में भी आर्य समाज में इतना उनका हमारे देश में योगदान रहा। चाचा राम गुलाम जी जब वापस आया मॉरिशस तो आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से वो जोशीले भाषण देने लगे और उसके अलावा पंडित काशीनाथ किस्तो जी भी वे राष्ट्रीय पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक बातें वे आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से करने लगी। तो आर्य समाज का इतिहास जो है हमारे देश के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसी के कारण जब हम लोगों ने 12 मार्च को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे थे तो सवेरे स्वर्गीय चाचा राम गुलाम जी आर्य सभा के प्रांगण में वहां यज्ञ में भाग लेने आया था कि अपना कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कि आर्य समाज में कितना कुछ किया। अंतिम मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे भाइयों से हमेशा लोगों से मिलता रहता हूँ, बातें होती रहती है, जैसे कि प्रोफेसर राम प्रकाश जी ने 2-4 बातें की, लेकिन हम लोग बातें करते हैं कि आर्य समाज तो वृद्धों और वयोवृद्धों का आश्रय नहीं बनना चाहिए, आर्य समाज तो जवानों का अखाड़ा बनना चाहिए और हर प्रकार की कोशिश हमें करनी चाहिए हमारे जवानों को आर्य समाज की गतिविधियों में भाग लेने के लिए, क्योंकि आज का जवान कल का नेता है। अगर उनको हम भूल जाएंगे तो बस हम सिर्फ अनाथालय तो नहीं बनाएंगे। ये स्वामी दयानंद जी का लक्ष्य नहीं था, उसका लक्ष्य था कि वेद का प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को सभी को जागृत करना। तो हमारे जवान जो है मैं अपील करूंगा आर्य समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों से, महात्माओं से कि जवानों की ओर हमें कुछ करना है। और इसका धार्मिक छोड़ो, बहुत सी सांस्कृतिक बातें हैं, सामाजिक चीजें कार्य है जो हमारे जवान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है उनका निरीक्षण करना है, देखना है कि कहाँ कमियां हैं, किस कारण हमारे जवान कम आते हैं इन सब चीजों में। और एक बात मैं प्रोफेसर राम प्रकाश जी को जरूर कहूंगा कि यहाँ सही बात है कि भारत की कोई बीमारी हमारे देश में थोड़ा आ गया है। जो टेलीविजन का जो शाम में बैठकर माताएं देखती है, गंदे गंदी फिल्में, यही हमारे हिंदू धर्म को नष्ट कर चुका है। जो समाज में जो सास बहू की लड़ाई है ये भारत से आ रही है। भारत की दुर्गंध जो वहाँ फैलाते हैं ये हमारे देश में नहीं था पहले। मैं सही बात बता रहा हूँ। अभी शाम में कभी कार्यक्रम होता है धार्मिक तो माताएं नहीं आती है, क्योंकि टेलीविजन देखना है, क्योंकि बहू को किस तरह से डांटना है, गाली देना है, वहाँ सीखते हैं टेलीविजन पे। तो ये भारत का योगदान। हमारे 20वीं शताब्दी के पहले भारत के महापुरुष आए और उन्होंने हमारे धर्म पर चंदन का टीका लगाया और आज हमारे अभिनेता हमारे धर्म को हमारे देश में कलंकित कर रहे हैं। यही कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो ये दुर्गंध जो बाहर से आ रहा है, हम तो देखते नहीं हैं, हम सुनते हैं बच्चों से और लोगों से सुनते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि एक आवाज उठानी है। आर्य समाज, देखिए आर्य समाज जो है उसको राजनीति से ऊपर रहना है, वो किसी के पक्षपात नहीं करना है, चाटुकारी नहीं करना है। दयानंद ने नहीं किया था। आप बताइए मुझे एक जगह जहाँ दयानंद सरस्वती ने, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आर्य समाज की बातों में, कहाँ पे वे चाटुकारी किया था, कहाँ वे राजनीतिज्ञों के साथ मिला हुआ था। हम अपना काम तो करते हैं, लेकिन जहाँ गलती है, जो गलती हम करते हैं, रास्ता आप लोगों को दिखाना है, बताना है ये गलत हो रहा है, क्योंकि आप तो फ्री है और हमारे देश में यहाँ तक आप स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि ये सब जो फिल्में आ रही है हमारे समाज को बिगाड़ रहा है। कम से कम आप मुंह खोलकर बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, कुछ दबाव डाल सकते हैं और एमबीसी जो भी होगा वो डेफिनेटली संसद करेंगे वे लोग। लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे, देखकर तमाशा चुप रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए आवश्यक है कि जो हमारी जिस तरह से हम यहाँ इस देश में जीते हैं, जिस तरह से
औरों का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, किस तरह से घर में हम लोग जीते हैं, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया, ये फैमिली यूनिट जो हमारा है टूट गया, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी बात का हमें डर है। और मैं और एक बार आर्य समाज कुछ भी कहें, कितना भी वीकनेस हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आर्य समाज एक ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा सप्ताह नहीं है जहां हमारे देश में कोई आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं होता हो। चारों तरफ होता है और इसके लिए हम इन लोगों को बधाई देते हैं। और ऐसा मैं ये भी देखा हूँ कि जब जब कार्यक्रम होता है बड़ा आर्य समाज का, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई टीका टिप्पणी निकलता है, एक कोई पेपर निकाल देते हैं बताने के लिए। लेकिन ये सब चलता है जीवन में। मैं इसीलिए इन लोगों से कहूंगा कि सरकार की ओर से पूरी सहायता मिलता है, हर प्रकार का सहायता। हमारे प्रधानमंत्री की ओर से भी बहुत सहायता मिलता है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आपके प्रति भेंट किया है और मैं आशा करता हूं कि और आने वाले दिनों में और ऐसी संस्थाओं का आप बनाते रहें और लोगों को आर्य सिद्धांतों की ओर प्रेरित करते रहें, ताकि हमारे देश में वेद का प्रचार हमेशा होता रहे। ओम शांति।